नमस्कार, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का विषय व्याकरण की जो हमारी प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आगे की श्रृंखला आपके सामने आज प्रस्तुत है। 20 प्रश्न हैं। जैसा कि आपको पता है, बहुविकल्पीय हैं। सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, व्याकरण से संबंधित ये प्रश्न, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में हिंदी विषय के प्रश्न आते हैं व्याकरण से जो संबंधित होते हैं। ये सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण जरूरी होता है पढ़ना। उसी कड़ी में आज कुछ प्रश्न हम करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कालवाचक अव्यय है? वाक्य है, अब से ऐसी बात नहीं होगी। ख, वह कहाँ जाएगा? सोन उधर गया, वह पेड़ के नीचे है। हमें ध्यान देना कि कालवाचक अव्यय यानी कि अविकारी अव्यय क्या होता है? अविकारी होता है। अब मैं यहाँ बता दूँ, ये क्रिया विशेषण की बात हो रही है। हमें क्रिया विशेषण जो अव्यय होता है, कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण है ये बताना है कि समय को बताने वाला क्रिया विशेषण इस कौन से वाक्य में है। अब से ऐसी बात नहीं होगी है इसमें है, या वह कहाँ जाएगा? सोन उधर गया, वह पेड़ के नीचे है। इनमें से कौन सा है कालवाचक जो समय को बता रहा है? जाहिर सी बात है, समय को बताने वाला कौन सा वाक्य है? क्या? अब से ऐसी बात नहीं होगी। अब से यानी कि अभी से, और अभी क्या? समय को बता रहा है, वर्तमान को बता रहा है। ठीक है, तो पहला विकल्प सही होगा। वह कहाँ जाएगा, इसमें तो कहाँ स्थान का जिक्र है। सोहन उधर गया, वो भी क्या? स्थान का जिक्र है। पेड़ के नीचे बैठा है, यहाँ भी क्या है? पेड़ के नीचे, स्थान जगह की बात हो रही है। तो ये सारे क्या? स्थानवाचक हैं। और अब से यहाँ कालवाचक है, समय को बताया गया, समय को दर्शाया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? क्या विकल्प सही होगा? अगला देखते हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा या फिर राजभाषा? देखिए, हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? हिंदी भारत की क्या है? राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, विभाषा है या तकनीकी भाषा है? तो क्या है? राजभाषा। क्या है? राजभाषा। संविधान के अनुच्छेद 343A में हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया है। राजभाषा कहलाती है हिंदी भारत की। राष्ट्रभाषा जो देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, वो राष्ट्रभाषा होती है। लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, लेकिन संविधान में भारतवर्ष में हिंदी को हम राजभाषा के रूप में रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण है? अब देखिए, बात कुल कितने वर्णों की है, तो कितने होंगे? 52, 32, 33 या 22? 33 रॉन्ग होगा। कुल कितने हैं? 52। यदि बात हो हिंदी में वर्ण कितने हैं, तो हम बताएंगे 33। यदि बात कुल वर्णों की है तो क्या है? 52 है। कुल वर्ण कितने हैं? 52 होते हैं। अब देखिए, कै से मैं तक यानी कि जो हमारे व्यंजन हैं उनकी संख्या कितनी है? 33 है। 11 स्वर है, ये 44 हो गए। 4 होते हैं। 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 4 है संयुक्त व्यंजन की। ठीक है, उसके बाद 2 होते हैं अयोगभा। अयोगभा, अयोगभा कितने हो गए? 44 पहले थे, 4 हमारे हो गए 48, 2 50 हो गए। और 2 होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर होते हैं, इन्हीं को उत्क्षिप्त को बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन।
कितने हो गए? टोटल हो गए हैं 52 वर्ण। तो हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है, यदि बात कुल वर्णों की है तब क्या होगा? 52। ये कैसे कैसे होते हैं मैंने आपको बता दिया, आप इनको लिख सकते हैं। अगला है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? पंकज, मल्लेश, दशानन, वैभव। रूढ़ शब्द देखिए, उत्पत्ति, ध्यान दीजिए, नोट कर सकते हैं आप। उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम, इसके आधार पे शब्द के भेद होते हैं 5। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द जो मैंने बोला है उनका आप नोट कर सकते हैं। फिर होता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति कह लो या बनावट कह लो या फिर रचना, इसके आधार पे, ठीक है, शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। 3 कौन कौन से? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। हमें बात यहाँ चल रही है रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द कौन सा है? कि जो शब्द किसी एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हों और जिनके और अधिक टुकड़े करते हैं तो उनका कोई और अर्थ ना निकले, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ कहलाते हैं। अब देखिए, पंकज, मल्लेश, दशानन, ये क्या है? पंकज, जो पंख होता है, कीचड़, जय उत्पन्न हो, जो कीचड़ में उत्पन्न होता है। कौन कीचड़ में उत्पन्न होता है? कमल। तो कमल के लिए विशेष है, कमल के लिए प्रसिद्ध ये शब्द कौन सा? योग रूढ़। मल्लेज, मल्लेज क्या? मल्ले होता है चंदन और जय होता है उत्पन्न, चंदन से उत्पन्न, या मल्ले पर्वत है वहाँ से उत्पन्न, तब भी क्या हो जाएगा? योग रूढ़। दशानन, दस है आनंद, 10 आननों वाला। दशानन किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं। तो ये भी किसके लिए रूढ़ प्रसिद्ध है? रावण के लिए। तो ये सब तीनों ही शब्द क्या है? योग रूढ़ है। बचा वैभव। वैभव क्या है? रूढ़ शब्द है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हुआ? रूढ़, वैभव। पंकज, मल्लेश, दशानन ये योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ज्योत्सना को शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं ये बताना है। यदि आप बता सकते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिए, कौन सा सही होगा, अन्यथा मैं बताती हूँ। ग विकल्प सही है। ज्योत्सना, जय भी इसमें स्वर रहित होगा, तय भी और फिर दंत शय भी स्वर रहित होगा। ज्योत्सना देख लीजिए कैसा, कौन सा सही है? 3 नंबर सही है, ग नंबर सही है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इस प्रश्न में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई लगता है। स्वदेश, अध्याय, स्थापना, ये तीनों ही क्या है? पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द इसमें कोई नहीं है। भाव शब्द में प्रत्यय क्या है? भाव, प्रत्यय, पढ़ते हुए होते हैं जो शब्द के अंत में लग के अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो हमें बताना भाव, भाव में कौन सा प्रत्यय है? भाव, किसकी आवाज़ आ रही है अंत में? आव की। किसकी आ रही है? आव की। ख विकल्प सही होगा इसका, आव प्रत्यय है भाव में। आगे देखते हैं। अक्षय, त्रय, गे, श्रय, कौन से व्यंजन? इनके बारे में पहले बता चुके, अभी बताया था मैंने कुल वर्ण कितने होते हैं, उस क्वेश्चन में बताया था। आप बता सकते हैं अक्षय, त्रय, गे, श्रय कौन से व्यंजन है? जल्दी से बताइए, इंतजार कर रही हूँ। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखिए। क्या विकल्प सही है? कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। अच्छा, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, स, स, है, यानी कि तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म संयुक्त का भी जो लिखा हुआ है बता दिया है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऐसा शब्द देखना है जो संज्ञा था लेकिन अब विशेषण बन चुका है। इच्छुक, प्यासा, पशु, संतोष, इनमें से संज्ञा से बना हुआ शब्द क्या होगा? इच्छुक। सही उत्तर क्या है? इच्छुक। ठीक है, अब देखिए, प्यास से प्यासा ये भाववाचक संज्ञा है। पशु पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। संतोष क्या है? भाव है, ये भी क्या है? भाव को बता रहा है। दक्षिणी भारत यानी कि संतोष किसी का नाम है। संतोष भाव नहीं, भाव नहीं हो सकता। संतोष किसी का नाम है, तो यहाँ क्या होगा?
संतोष व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संतोष यहाँ किसी के नाम को दर्ज करवा रहा है, संतोष व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा इस वाक्य में। पशु जातिवाचक है, प्यासा भाववाचक संज्ञा है, प्यास से प्यासा। इच्छुक क्या है, ये विशेषण है, ठीक है, क्या है, विशेषण है ये। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में। सही उत्तर क्या है, ग चेन्नई। अगला प्रश्न आते हैं, खटमल शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या वहलिंग? खटमल, खटमल क्या है, पुल्लिंग है। खटमल क्या होगा, पुल्लिंग शब्द है। हम वाक्य प्रयोग करके देखेंगे तो मुझे खटमल ने काट लिया, काट लिया, काट ली नहीं बोलेंगे, काट लिया तो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। कौन सा शब्द विशेषण है? मानवता, सुंदर, शीतलता, मधुरता। विशेषण शब्द बताना है। विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए इन चारों में से कौन सा विशेषण है, मानवता। मानव शब्द क्या है, संज्ञा है, और ता लगा दिया तो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा बन गई। यानी कि विशेषण से संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, मानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, उसे मानवता क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। ऐसे शीतल, शीतल से शीतलता, ये क्या हो गया, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी है। मधुर, मधुर क्या है, विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा बन गई मधुरता। मानवता, शीतलता, मधुरता, ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब सुंदर शब्द क्या है, विशेषण। सुंदर शब्द क्या है, विशेषण, ठीक है। अब हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ख है, सुंदर। अगला देखते हैं, हथियाना क्रिया का प्रकार चुनिए। हथियाना सकर्मक है, अकर्मक है या नाम धातु? हथियाना, हाथ से हथियाना, ये नाम धातु क्रिया है। क्या है, नाम धातु क्रिया, हाथ से हथियाना। आगे है, स्वागत शब्द में संधि है, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, आयादी संधि है, गुण है या यण संधि? स्वागत, इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस में आगत, सु प्लस में आगत। यहाँ देखिए ऊ है, ऊ है और सु प्लस में आगत। यहाँ क्या है, ऊ है और बाद में क्या है, आ है। यदि ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो ऊ किस में परिवर्तित हो जाता है, वै में परिवर्तित हो जाता है। किस में, वै में। ये कौन सी संधि का नियम है, यण संधि का। यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई किस में बदल जाएगा, ये में बदल जाएगा, यण संधि में। तो यहाँ सु प्लस में आगत कौन सी संधि है, यण संधि है। कौन सी है, यण संधि। वसुधैव का संधि विच्छेद क्या है? इन चारों में से सही बताना है। आप देख सकते हैं कौन कौन से चार हैं, जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा। वसुधैव, वसुधा प्लस में एव, क्या विकल्प सही है? या वसुधा आ के बाद क्या आया है, ए आया है। यदि ए या आ के बाद ए या आई आता है तो दोनों ही अवस्थाओं में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यानी कि वृद्धि हो जाएगी। तो ये वृद्धि संधि है, वसुधा प्लस में एव। यदि ए या आ के बाद ओ या औ आता है, दोनों ही अवस्थाओं में क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, ये वृद्धि संधि है, ठीक है। तो यहाँ वसुधा प्लस में एव होगा वसुधैव, वृद्धि संधि। पूजनीय का शुद्ध रूप क्या है? पूजनीय को शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं ये बताना। चारों में से सही विकल्प कौन सा देखिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। कै सही है, ख सही है, ग है या फिर गह है। कैसे लिखते हैं पूजनीय को? ख विकल्प सही है, पूजनीय, ठीक है। आगे देखते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? इसके विकल्प आगे हैं। उर्दू शब्दों को कहते हैं तत्सम, या हिंदी शब्दों को, या फिर संस्कृत शब्दों को, या फिर ब्रज शब्दों को। अब देखिए तत्सम तद्भव शब्दों पे हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें मैंने अच्छे से बताया कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। उसको आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट से। तत्सम शब्द वे होते हैं जो तत् का अर्थ होता है उस जैसा, तत्सम, ठीक है। तत् उस, सम जैसा, उस जैसा, किस जैसा, संस्कृत जैसा। यानी कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के तो लिए गए हैं, जैसे हैं वैसे हिंदी में अपनाए गए हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही होगा? संस्कृत शब्द। संस्कृत शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम। निम्न में से वायु का पर्यायवाची है, कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची? अनल,
अलिंद, अनिल, अलिनी। अनल रॉन्ग, अनल क्या होगा, गलत होगा। अनिल क्या होगा, अनिल। यहाँ इस विकल्प में अनिल कहीं लिखा हुआ नहीं है, सभी क्या है, गलत है, अनिल होगा। वायु का पर्यायवाची क्या होगा, अनिल। ठीक है, अनिल। अनल होता है जल और अनिल होता है हवा। सही विकल्प क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, अनिल। ठीक है, आगे देखते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास। सही उत्तर है ग, 6 प्रकार के होते हैं समास। कौन कौन से लिख सकते हैं, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। ये समास के 6 प्रकार हैं। अगला है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण। मैंने विशेषण की परिभाषा आपको अभी बताई थी कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब इसके प्रकार कितने हैं ये बताना है। 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से लिख सकते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। फिर से सुनिए, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। ये विशेषण के 4 प्रकार हैं। तो ये थी आज की श्रृंखला के, आज की कड़ी के 20 प्रश्न। अगली कड़ी में इसी तरह के प्रश्न आते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।